हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं? बढ़िया। तो चलो, जैसे हमने पिछली क्लास ली थी 10th क्लास की, उसमें अपन ने ओरिएंटेशन की बात करी थी कि अपन कैसे कैसे कौन कौन चैप्टर और किस तरीके से करने वाले हैं, वो सब वापस रिपीट करके मैं तुमको पकाना नहीं चाहूँगा। ठीक है, इस क्लास में बेसिकली हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं तुमको बताया था कि हम वेटेज वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा हम वही चैप्टर पहले उठाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे इस जो सिलेबस में चैप्टर 1 जो है, जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं, वो चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है। अच्छा, ये सारे मार्क्स जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे अप्रॉक्सीमेशन है। सीबीएसई की तरफ से मेरे को ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक मिला नहीं है जिसमें ऑफिशियल ब्लूप्रिंट हो, क्योंकि मैंने जब नेट पे देखना चाहा था कि ब्लूप्रिंट मेरे को मिल जाए तो उससे मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाए, तो ये सारा मेरी पिछले साल की जो नॉलेज थी ना, थोड़ी बहुत पिछले साल को मैंने जो बच्चे पढ़ाते उस मार्किंग में मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 अपना रियल नंबर्स होता है। ठीक है, वो 6 नंबर का लगभग होगा। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ठीक है, 2 जैसे सबको पता है अपना पॉलिनोमियल्स है, 3 जो है अपना लीनियर इक्वेशंस है, 4 जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 5 जो है अपना एपी है। ये चारों चैप्टर मिला के और कम से कम 20 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन की बात चल रही है। चैप्टर 6 जो है वो ट्राइंगल्स है, और चैप्टर 7 जो है वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइंगल्स प्लस चैप्टर अपना सर्कल्स, चैप्टर 10, ये मिला के लगभग 15 तो नहीं कहूँगा मैं, 12 मार्क्स कवर करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 के सिमिलर है, 6 मार्क्स अकेला ये भी कवर करता है। इसके बाद में आता है चैप्टर 8 और चैप्टर 9, जो क्या है, इंट्रो। किसका इंट्रो है भाई? ट्रिग्नो का इंट्रो है, और इसी की एप्लीकेशंस हैं इसकी, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोल देते हैं। ये दोनों चैप्टर मिला के 12 नंबर कवर करते हैं। इनका लगभग एग्जैक्ट सा है ये। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में 9, 10 तक हो गया अपना। एक 11 चैप्टर आता है, 11, 12 चैप्टर आता है, 13 आता है और 14 आता है। ठीक है, 11 चैप्टर अपना शायद एरिया रिलेटेड सर्कल है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, सॉरी। चैप्टर 11 तुम्हारा एनसीईआरटी में, हाँ बिल्कुल सही था मैं, एरियाज ऑफ सर्कल्स। ठीक है, और चैप्टर 12 तुम्हारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये दोनों मिला के ये चैप्टर लगभग 12 से 15 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, 13 और 14 स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिला के तुम्हारे 11 नंबर कवर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा तुम्हारा 80 नंबर का पेपर है जो तुम्हारा बोर्ड्स में आने वाला है। टोटल जो तुम्हारा तुमको पता है 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का डिवीजन जो है वो लगभग इस तरीके से ही होगा। इसमें कोई इक्का दुक्का, कोई माइनर सा अगर इधर उधर हो जाए तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन यही है। तो इसके हिसाब में हमने जो चीज़ मैंने जो सोची है वो ये है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये चैप्टर ईजी टू लर्न है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है ये 20 नंबर कवर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तुमको पता है पॉलिनोमियल में 2 एक्सरसाइज, तुम्हारी बुक वैसे तो आधी करी थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जितना भी मतलब बेसिकली पहले वाला जो सिलेबस था वो बहुत बेटर था। ठीक है, उस एनसीईआरटी को भी बच्चे ऐसे बोलते थे कि ये ईजी है, तो ठीक है अब तो बिल्कुल ही आधी हो गई है। तो 2 एक्सरसाइज में बची है पूरी सी, 2 या 3 ही एक्सरसाइज में बची हैं। वैसे ही 2 या 3 एक्सरसाइज इसमें बची हैं, और इसमें भी 2 या 3 ही एक्सरसाइज बची हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हम फटाफट कवर कर लेंगे, मैं तुमको फटाफट कवर करवा सकता हूँ ये वाला सेक्शन। इसके बाद में मैं कहीं और जाऊँ, क्योंकि इससे तुम्हारा सीधा 20 मार्क्स कवर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी कि अपन वेटेज के हिसाब से चलेंगे तो 20 मार्क्स कवर करेंगे। इसके बाद में हम जाएंगे या तो इस पार्ट पे जो 12 नंबर कवर कर रहा है, ये देखो ये जो पार्ट है सिंगल, ये 6 नंबर का है, ये सिंगल 6 नंबर का है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं तुमको कराऊंगा, होगा ये भी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके होगा। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स हैं, बहुत भयानक चैप्टर्स हैं ये, 12 नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चलेंगे मार्किंग में। ठीक है,
तो बेसिकली आज से अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी वर्जन रहेगा ये, ठीक है। और एनसीईआरटी वर्जन मतलब पूरा एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये सब क्या होता है, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, ये सारा हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मैं सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तुमको वीडियो दिख जाएगी उसके 1-2 दिनों में। उसमें बेसिकली मैंने तुमको सिर्फ एक कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से पेपर करने का तरीका बताया है, ठीक है। तो अगर उसमें किसी बच्चे की कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत आती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मेरे को पता है, मैं डैम श्योर हूँ बहुत सारे बच्चे 10th में ऐसे इनको डिवीजन करने में दिक्कत आती है, उनको कुछ ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन जरूर डिवीजन में हिल जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हम कवर करेंगे, उसकी भी वीडियो जल्दी जल्दी आपके पास प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। चलो मैं बस एक बार देख लेता हूँ पॉलिनोमियल के फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है और सेकंड एक्सरसाइज में क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भाई साहब तुम्हारे पास में पैराबोला वगैरह वो है, और सेकंड एक्सरसाइज में बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बेसिकली हाँ है ही क्या इसमें। चलो तो करते हैं इसको, है ना। अच्छा, और एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर कोई सोचे कि सर तो बुक से पढ़ाते हैं, तो भाई बुक से ही पढ़ाएंगे ना। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जिसको याद रहता है कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है। मुझे बेसिकली एज ए होल मैथ्स आती है, ठीक है। चैप्टर्स के नाम भी आते हैं, चैप्टर्स भी आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि पेज नंबर पे ये, इस पेज पे ये क्वेश्चन है, ये सब मेरे को पता हो, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी, ये सब मुझे याद नहीं रहता भाई कि कौन चैप्टर में कौन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, थर्ड एक्सरसाइज में क्या है। हाँ, उसको करना कैसे अपने को उससे मतलब होना चाहिए, और वो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बेसिकली आपको बता देते हैं पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। क्लास 10th पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुमको। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक वर्ड होता है कांस्टेंट, ध्यान सुनना मेरी बात, और एक होता है वेरिएबल। मैथ्स की लैंग्वेज में कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब वही होता है जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके बताया जाता है, ठीक है। जैसे तुमको अगर प्रॉपर हिंदी में बताऊँ तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अ वैल्यू विच remains the same, ठीक है। ऐसी वैल्यू को हम कांस्टेंट बोलते हैं जो सेम रहती है ओवरऑल, मतलब कि पूरे प्रोसेस में सेम ही चल रही है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। और वेरिएबल्स वो होते हैं विच कीप्स ऑन चेंजिंग देयर वैल्यूज, या फिर इसको एक और फिजिक्स की भाषा में अपन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर इसको डिवाइड कैसे करें, कांस्टेंट और वेरिएबल आप ये हमको क्यों बता रहे हो, वो बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट जो होते हैं उनमें नंबर्स आते हैं टोटली, ठीक है, और वेरिएबल्स में जो आते हैं वो पूरे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे तुम्हारा बेस तैयार होगा। अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अच्छा सर, अल्फ़ाबेट्स कौन से, क्या ABCD में वापस पढ़नी है बेटा, ABCD नहीं पढ़नी है, इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं नॉर्मली, जिसको अपन एक्स बोल देते हैं। भाई एक्स की वैल्यू क्या है, जो बच्चे अपनी एक्स के पीछे भागते रहते हैं कि अब एक्स निकालना है, वाई का वैल्यू क्या है। तो ऐसी वैल्यूज जिनको हम अल्फ़ाबेट्स का नाम दे देते हैं ना, जैसे एक्स दे दिया, वाई दे दिया, ABC भी देते हैं अपन। जैसे अपना जो एक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, AX² + BX + C = 0, ठीक है। तो इसमें A, B और C क्या है, वैसे ये फॉर्म कौन सी इक्वेशन की होती है मेरे को बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसमें A, B और C ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमको नहीं पता है, डिफाइंड नहीं है। ये वैल्यूज कभी भी चेंज होती रहती है, कभी कुछ आएंगी, कभी कुछ आएंगी, कभी कुछ आएंगी, कभी कुछ आएंगी, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। अब सर एक्स भी तो यहाँ पे वेरिएबल ही है, सॉरी ये सी है, एक्स भी तो यहाँ वेरिएबल ही है, हाँ बिल्कुल वेरिएबल है, लेकिन ये इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है। इसमें x² और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन के बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सी इक्वेशन है, चलो तुमको क्या ही बताओगे, मैं बता देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसकी पावर नहीं, हाईएस्ट पावर जिसको बोलते हैं,
हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की 2 है, यहाँ पे 1 है। हाईएस्ट पावर जिसकी 2 बन जाए, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना हमारे पास में नहीं है, लेकिन a, b और c की वैल्यूज रखना वो हमने करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ध्यान से समझ लेना सब। अच्छा, मैं जो यहाँ पे लिखवाऊंगा बोर्ड पे, अगर मैं मान लो, चलो मैथ्स में कोई डेफिनेशन वगैरह होती नहीं है, लेकिन अगर मैं मैथ्स में कोई डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ या फिर कुछ भी करवा रहा हूँ, तो मैं ये तुमको बोलना चाहूँगा कि उसको कॉपी में रट्टू की तरह उतारने से बेटर मुझ पे ध्यान दे लो, सिर्फ समझ लो, ठीक है। सबसे बेटर चीज़ है ये, सिर्फ समझ लो। कॉपी में तुम्हारे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, फॉर्मूलेज होने चाहिए, और क्वेश्चन करने के तरीके होने चाहिए, और कैलकुलेशन होनी चाहिए, और कुछ नहीं। डेफिनेशन लिखने वाला काम यहाँ नहीं होगा। डेफिनेशन मत लिखना, मैथ्स में कोई नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो तुमको डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ समझना है कि मैं किस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ, और उसको रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। मैं ये कहूँगा कि अगर हफ्ते मेरी 4 क्लासेस आ रही है, तो उनको आप रिवाइज करोगे संडे को बैठ के, 2x पे करके करो चाहे, ठीक है। मेरी क्लास ही 2x पे देख रहे होंगे आज, तो मेरे को पता है, लेकिन फिर भी रिवीजन ज़रूरी है। भले आप 2x पे करो चाहे किसी पे भी करो, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन प्लीज़ कर लेना, उससे तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करना काहे को फालतू ज़बरदस्ती, ठीक है। मेहनत देखो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैं तुमको स्मार्ट वर्क करना सिखाना चाहता हूँ, हार्ड वर्क दुनिया कर रही है, समझ गए। तो कांस्टेंट ये होता है, वेरिएबल ये होता है। अच्छा सर, पॉलिनोमियल्स तो आपने बताया नहीं, चैप्टर तो आपने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर दिया। बेटा ज़रूर वही बताएंगे आपको पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। बस सुने जाओ तुम। देखो, टर्म सुनना मैं क्या क्या बोलता हूँ। पहली टर्म मैं बोल रहा हूँ मोनोमियल, दूसरी टर्म मैं बोल रहा हूँ बाइनोमियल, तीसरी टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रहा हूँ ट्राइनोमियल, चौथी टर्म में यूज़ कर रहा हूँ क्वाड्रिनोमियल, और पांचवी टर्म में यूज़ कर रहा हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है। बुक में जो आगे गाथाएं दे रखी हैं साइंटिस्ट के बारे में, या जो भी थ्योरी उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है एनसीईआरटी में, मैं वो तुमको बिल्कुल उसको पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं तुमको जो बताऊंगा, जो चैप्टर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, उसका बेस मैं मेरी कहानियों से बताऊंगा तुमको। मतलब मैंने जो थ्योरीज डेवलप की थी ना अपने टाइम पे, कि मेरे को इससे ये याद हो रहा है, मैं वही थ्योरीज तुमको बता रहा हूँ, तुमको बहुत ईजिली याद होगा, बस सुनते जाओ, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल कोई ऊपर से टपका है, पॉलिनोमियल से ऊपर भी है, ठीक है। अब होते क्या है बेसिकली, देखो, एक इक्वेशन क्या होती है, पहले तो ये समझो। इक्वेशन क्या होती है, मिक्सचर और अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विथ देयर डेजिग्नेटेड पावर्स, ठीक है। सर आपने डेफिनेशन लिखने के लिए मना किया, तो आप लिखवा क्यों रहे हो हमको? मैं तुमको सिर्फ लैंग्वेज बनाना सिखा रहा हूँ। एग्जाम में जब तुम थ्योरी रट के जाते हो ना, इससे बेटर ये है कि उसको समझ लो और खुद से डिज़ाइन कर लो, लिख दो। टीचर नंबर उसको भी देते हैं, ठीक है, मतलब से भी निकलना चाहिए। एक पॉलिनोमियल समझने से पहले एक इक्वेशन क्या होती है वो समझना जरूरी है। इक्वेशन जिसको अपन बोलते हैं ना, 2x + 7y 7 हो गया, 2x² + 7x + 18 = 0 हो गया, इन सबको अपन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होता है, मिक्सचर और अरेंजमेंट, कि ऐसा मिक्सचर या ऐसा अरेंजमेंट किनका, कॉन्स्टेंट्स जो मैंने तुमको बताया नंबर्स, और वेरिएबल्स जो मैंने तुमको बताया अल्फाबेट्स, इनका अरेंजमेंट विद देयर डेजिग्नेटेड पावर्स, ठीक है। उन पे जो भी उनकी रिस्पेक्टिव पावर लगने वाली है उनके साथ में, इन चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, इसी को एक इक्वेशन कहा जाता है। समझे बच्चों, ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको मैं हाथों हाथ मिटा दूंगा, चलो करवा देता हूँ, इसी पे जगह बची है मेरे पास, किसी को अगर इंटरेस्ट हो फिर भी तो उतार लेना, ठीक है। अब सर इक्वेशन मतलब क्या, इक्वेशन मतलब ये, इक्वेशन मतलब इक्वेशन में क्या वर्ड आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इक्वल क्या है भाई, पहले तो इक्वल का साइन लगा लो। इसके इधर एक वैल्यू होती है और इधर एक वैल्यू होती है, ये वैल्यूज जो भी होती है ना एक दूसरे के इक्वल होती है, तभी हम लिख सकते हैं। इसी चीज़ को एक इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x + 1 जो है वो 0 के बराबर है, तो भाई 0 के बराबर है, 0 की जो वैल्यू है ये 0 के ही बराबर है, तभी तो 7x + 1 हुआ,
तभी तो इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मान लो सर 0 के बराबर कैसे हो गया, 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 7 भी और प्लस में जिसके 1 आ गया वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू हो चाहे 0 ही हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, चाहे x की सर कोई सी वैल्यू हो, अगर मैं x की जगह 0 भी रखूंगा तो 7 0 0 हो गया, और प्लस 1 करूंगा तो भी ये 0 होके और प्लस 1 आ जाएगा, तो सर 1 कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता ना मुन्ना। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये इक्वेशन क्यों लिखी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, x की वैल्यू निकालना ही तो खेल है। x की वैल्यू आप खुद से इमेजिन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर तुमको ये इक्वेशन दी हुई है तो ये अगर यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू इमेजिन करनी होती है -1, ट्रांसपोर्टेशन सबको आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इस बोर्ड पे देखो, ये इक्वल टू है, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हुआ, इधर प्लस है इधर जाके माइनस हुआ, इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हुआ, इधर डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सर +1 उधर गया और ये मेरे को माइनस का मिल गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 -1 में जाएगा तो -0 में से कोई भी नंबर आप कुछ भी कर लो वही आएगा वापस, ठीक है। तो 0 में सर 0 -1 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब सर 7 × x है, तो x को अगर मैं 7 इससे मल्टीप्लाई में इसको अगर उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये -1/7 हो गया। सर x की वैल्यू तो -1/7 हो गई, मैं 1 बोल रहा था, यही तो खेल है। अब देखो ये x की वैल्यू -1/7 है, तो 7 और x -1/7 अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखना तुम 0 के बराबर आएगा, ये कैसे आएगा सर, 7 से 7 कट गया 1 टाइम्स, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही आंसर नंबर आता है, तो -1 इधर आया +1 इधर आया इक्वल टू 0, -1 1 +1 -1 ऐसे कर लो, या फिर -1 +1 ऐसे कर लो। इसको बेसिकली मैं पढ़ता हूँ 1 - 1, क्योंकि प्लस को हम पढ़ते नहीं है, तो 1 - 1 कितना हुआ 0 हुआ, सर ये तो बराबर आ गया। बस इसी को इक्वेशन बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, वेरिएबल्स जो है ना वो वैल्यू अपनी तुमको उसी की वैल्यू निकाल के जैसे ही तुम पुट करोगे वो 0 ही आने वाला है, ठीक है। इसी से एक डेफिनेशन बताया था तुमको, एक चीज़ एक टर्म आएगी जीरोज नाम की, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सब बच्चों ने रट रट के कर लिया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालने, लेकिन किसको नहीं पता जीरोज क्या होते हैं, पता है बोलो, कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ जीरोज के नाम पे कि जीरोज क्या नाम है यार, 0 तो 0 होता है, जीरोज क्या होता है ना। तो बेटा जीरोज क्या होता है, अगर एक पॉलिनोमियल है 7x, फिर से वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, चलो ठीक है 7x + √5 ले लेते हैं, अब की बार झटका देता है तुम्हारे को, ये है, मैं बोलता हूँ कि इसको ये मैं px से डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक px है, px मतलब पॉलिनोमियल। अच्छा इसका मतलब भी आना चाहिए, ये क्या है, p किसको डिफाइन कर रहा है, पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल है। x किसको डिफाइन कर रहा है, ये फंक्शन कौन से वेरिएबल का है, x वेरिएबल का है, तो ये फंक्शन है किसका, x वेरिएबल का। तो पॉलिनोमियल ऑफ x फंक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, पॉलिनोमियल ऑफ x फंक्शन प्लस √5 = 0, ठीक है। अब इसके जीरोस क्या हैं, अच्छा जीरोस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो वापस एक बार, तुमको मैं बताऊं, अगर किसी चैप्टर के वर्ड्स पे तुम ध्यान दे लो और उन वर्ड्स का मतलब समझ जाओ ना, तो मेरे हिसाब से 40% काम तो तुम्हारा वही हो गया, कि 40-45% तो काम यही होता है कि आपको टर्म्स समझ नहीं आनी चाहिए, बस बच्चे टर्म्स को रट लेते हैं। जीरोस क्या होता है भाई, कुछ भी होता होगा हमको निकालना है, ऐसा नहीं होता है। जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच मेक्स एन इक्वेशन इक्वल टू 0। वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो किसी भी इक्वेशन को 0 के तरफ ले जाएं वही जीरोज होते हैं, इन्हीं को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल का अगर 0 निकालने के लिए बोलूँगा तो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल को ऐसी वैल्यू x की जगह पुट कर दो जो इन दोनों को 0, इसको भी 0 बना दे और ये ऑलरेडी 0 मतलब 0 बना दे इसको, ठीक है, वो ही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। वो कैसे आता है, 0 के इक्वल पुट करके ही वो आएगा, ठीक है। अगर तुमको इंटेलिजेंट बनना है तो तुमको टॉपर के पास ही बैठना पड़ेगा, तभी तो तुम उसकी स्ट्रैटेजी देख पाओगे ना कि वो किस तरीके से काम करता है। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है वो टॉपर्स के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ भाई, ठीक है, मेरे को कोई खास लगाव नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुमको एग्जाम्पल के साथ में
कि तुम जैसा काम करने जाओगे तुमको उसी इन्वायरमेंट के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर तुमको इसकी जीरोस निकालने हैं तो तुमको जीरो के ही बराबर रखना पड़ेगा इसको, तभी तो ये जीरो देगा। तो अगर मैंने जैसे पहले अभी करा था x+7x+1 वाला किया था, सिमिलरली 7x+√5 कर लो इक्वल टू 0। तो 7x का वैल्यू क्या आ गया -√5। इसमें बताऊंगा नहीं कि ये माइनस क्यों आया है, मैं बता चुका हूँ पहले। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -√5/7। तो ये क्या बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो ये हैं। बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जीरो कहा जाता है, ऐसी वैल्यूज़ जो वो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि बार बार तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। x का वैल्यू -√5/7 ऐसा वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगा। कैसे बना देगा, चलो इसको भी इधर कर लेते हैं। 7x+√5 इक्वल टू 0। एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया -√5/7 प्लस √5। तो ये क्या आया, 7 से 7 कट गया, -√5 प्लस का √5 ये कट गया, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, खत्म बात। गॉट इट? यस माय बॉय, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो ये खेल है। चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उनकी टर्म्स को समझो, बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो तुमको मैंने पॉलिनोमियल्स का मतलब समझाया, अब जीरोस का मतलब समझाया। ये मैंने बीच में इधर से कूद के इधर में इसलिए गया क्योंकि ये समझाना ज़रूरी था। ठीक है, अब मैं तुमको इन टर्म्स का मतलब बताता हूँ, ये टर्म्स क्या होती है। ठीक है, और ये टर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सिंपल सी है, जो इनका नाम है वही ये है। ठीक है, इजीली समझ में आएंगी, बस देखे जाओ। देखो, अगर तुमको पता हो मोनो जो वर्ड होता है ना, मोनो जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, बाय जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है 2। ट्राई जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है 3। क्वाड का मतलब होता है 4। और पॉली का मतलब होता है 2 और मोर देन 2। अच्छा, इस वर्ड पे ना बहुत वो रहती है थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रोवर्सीज टाइप्स, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग मीनिंग्स दे रखे हैं। कई जगह अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मीनिंग्स दे रखे हैं। कई जगह इसको 3 और 3 से ज़्यादा बता रखा है, कई जगह इसको 5 से ज़्यादा बता रखा है। 5 तो शायद बताने में 5 तो पेंट होता है, लेकिन कई जगह 2 और मोर देन 2 होता है, और कई जगह 3 और मोर देन 3 होता है। मैंने दोनों पढ़े हुए हैं। तो तुम इसको 2 और मोर देन 2 मानो, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हमारा जो चैप्टर है इसमें 2 टर्म्स की चीज़ों को भी हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब तुमको आइडिया लग गया होगा। मेरी लास्ट लाइन तुमने सुनी होगी, तो मैंने क्या बोला है, मोनो मतलब 1, मियल 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 मियल, मियल मतलब, इसका मतलब लिटरल नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, टर्म मैं बना रहा हूँ मतलब, ताकि तुमको याद हो। मेल का मतलब होता है टर्म। ऐसी इक्वेशन जिसकी सिर्फ एक टर्म हो, 1 टर्म इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी 2 टर्म्स हो तो 2 टर्म्स इक्वेशन। यार रेड मार्कर को क्या हो गया है यार, सॉरी। ऐसी इक्वेशन जिसकी 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी 4 टर्म्स हो, एग्जैक्ट 4 टर्म्स इक्वेशन। मजा आता है ना गंदी इंग्लिश बोलने में। ऐसी इक्वेशन जिसके 2 और मोर देन 2 टर्म्स हो। ठीक है, टर्म्स। कोई कॉपीराइट मत बनवा देना यार, बोलेगा सर ट्रम्प को बोल रहे थे, ट्रम्प को नहीं बोल रहे थे, टर्म्स। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स का जो कुंडली है वो है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं ये, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। और ये तो सही बताऊँ मैं तुमको, बिल्कुल बहुत ही ईजी चैप्टर है ये मेरे हिसाब से हर बच्चे को आता होगा, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, फटाफट देख लेना। चलो रब कर रहा हूँ मैं, अब इसके बाद में हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, पता नहीं यार क्यों मेरे को इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी बोरिंग सी लगती है। चलो, अच्छा मैंने तुमको जीरोस बताया, तो एक काम करो, जीरोस की ही थ्योरी पढ़ लो पहले। देखो, जीरोस का मैंने तुमको बताया अभी क्या होता है। दीज आर द वैल्यूज दैट मेक एन इक्वेशन इक्वल टू 0। These are the values of variables
भाई हैंड राइटिंग खराब है, स्पेलिंग सारी सही है, तो बोलना मत सर आपको स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। ये जीरो होते हैं। अच्छा, अब इसी चैप्टर में तुम्हारे पास में और भी चीज़ें आएंगी। पहली बात तो ये, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं बोल रहा हूँ x प्लस कोई फलाना ठिकाना मान लो 15 है, एक मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। एक मैं बोल रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। एक मैं बोल रहा हूँ x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। पहले तो एक वर्ड होता है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है वो सुनो, जो ग्रेजुएट होने के बाद मिलती है वो नहीं, दूसरी एक डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है यार। इसको मैं तुमको अलग से डेफिनेशन की तरह करवाया था, रुको एक बार। इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना यार, मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आई एम वेरी सॉरी फॉर द रेड मार्कर भाइयों, मैं इसको सही कर लूँगा, इस क्लास काम चलाओ तुम, ठीक है। इनकम हो गई है शायद इसमें यार, जो भी है तुमको बोल के बता रहा हूँ मैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल का, उसको हम डिग्री बोलते हैं उसी पॉलिनोमियल की। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई इस पॉलिनोमियल का मेरे को डिग्री बताओ क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका डिग्री 2 हो जाएगा, इसका डिग्री 3 हो जाएगा और इसका डिग्री 4 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब ये 4 वाला मैंने लिखवाया है क्यों? ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर लिखवा दिया मैंने कि डिग्री भाई कितनी भी हो सकती है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि x की पावर 101 प्लस 2x की पावर 506 है इक्वल टू 0, मैं बता रहा हूँ इसका डिग्री बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर इसमें जो वेरिएबल है ये x इसका वेरिएबल है, इस वेरिएबल की सर जो हाईएस्ट पावर है 506 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई सर? 506 हो गई। ठीक है, ये मेरा मनगढ़ंत एग्जाम्पल था, कोई लिटरल मत लेना इसको, ठीक है। लेकिन तुमको एग्जाम्पल दिया मैंने, डिग्री कैन बी एनी नंबर दैट इज डेजिग्नेटेड टू अ वेरिएबल एज इट्स हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल को जो भी हाईएस्ट पावर डेजिग्नेट करी हुई है क्वेश्चन ने, वही उसकी डिग्री कहलाता है। हिंदी इंग्लिश में बता दिया है मैंने, मारवाड़ी में छोड़ो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो अभी, ठीक है। अब देखो तुम्हारे कोर्स में क्या है बताता हूँ मैं तुमको। पहले तुम्हारे कोर्स में यहाँ तक का होता था, ठीक है। अब इसको बोलते क्या थे? जिसकी डिग्री 1 होती है ना, ठीक है, उसको अपन पॉलिनोमियल बोल देते हैं बेसिकली, या फिर उसको तुम सिंगल डिग्री वाले को कुछ भी बोल लो, तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं, मैं तुमको भी घुसाना भी नहीं चाहता उस चीज़ में, ठीक है। जो 2 की पावर है ना हाईएस्ट, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम, मतलब जिस भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शाबाश, आप जीत चुके 4 करोड़, नहीं 7 करोड़। ये चैप्टर तुम्हारा 4th चैप्टर है, मतलब समझे? ये वाली इक्वेशंस जो है इनके ऊपर अलग से तुम्हारी किताब में चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना सीखो चीज़ों को। अब ये जो 3 वाली डिग्री है ना, ये तुम्हारे आती थी लास्ट से लास्ट ईयर तक शायद, फिर उसके बाद में चेंज हुआ है। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड आता था। अगर किसी को याद हो, नहीं याद हो तो जाके देखना रिकॉर्ड में क्या चीज़ थी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तुम किस्मत वाले हो, बच गए तुम इससे, ठीक है। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल का थ्योरी, ये इसको ओपन पॉलिनोमियल बोलते, जो अपन कर लेंगे इस चैप्टर में, इसकी जीरोज वीरोज निकालना,
एक चीज़ और, मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तुमको अगर पॉइंट्स उतारने हो तो उतार लेना। डेफिनेशंस पे मैंने ध्यान देने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया है तुमको। डेफिनेशन जैसे मान लो मैंने तुमको बता दिया पॉलिनोमियल क्या होता है, भाई उसकी डेफिनेशन उतारना मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको पता समझ में आ जाना चाहिए एक बार में कि हाँ ये पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अगर मैं तुमको डिग्री बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलने वाली चीज़ है, इसको लिखो तुम, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और चीज़ बताता हूँ तुमको, ये तो मैंने डिग्री बताई, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक होता है रूट्स, या फिर इन्हीं को अपन जीरोस बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ वापस, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ। रूट्स और जीरोस दोनों एक चीज़ है। रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब इससे क्या समझे तुम, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स लगा लो, नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी x की वैल्यूज कितनी आ सकती है, इसकी x की वैल्यू ओनली 1 वैल्यू आएगी इसकी x की वैल्यू, ठीक है। एट द एंड हम x की वैल्यूज को ही तो रूट से जीरोस बोल रहे हैं, x की वैल्यू को ही रूट्स या जीरोस कहते हैं, नहीं पढ़ लो, ठीक है। x की जितनी वैल्यूज आती है ना उन्हीं को अपन बोलते हैं x की नंबर ऑफ वैल्यूज को, उन्हीं को रूट्स या फिर जीरोस बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, या जिसको वेरिएबल बोल देते हैं, वेरिएबल आर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x आर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ऑल्सो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज सिमिलर इन नंबर्स, ठीक है। हैंडराइटिंग में ध्यान मत देना प्लीज़, मेरी हैंडराइटिंग को सही कर लो प्लीज, ठीक है। देखो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है तो इसकी जीरोस भी 1 आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया इसका, जीरोस या रूट्स एक ही चीज़ है, जीरोस या रूट्स कितना हो गया इसका 1। इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुमको बता चुका हूँ मैं, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके रूट्स कितने आएंगे, रूट्स या जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस कितने आएंगे इसके 2। x की 2 वैल्यूज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुमने देखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, आई एम सॉरी श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, तो डिग्री 3 है, इसी के बराबर में कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स वो भी 3 ही होंगे, मतलब इसमें भी x की वैल्यूज 3 आएंगी, x की 1 वैल्यू, x की 2 वैल्यू और x की 3 वैल्यू, ठीक है। इतने यार मेरी आदत ख़राब है, बोर्ड मिटाना चाहिए मेरे को। चलो जो भी है, तुम अगर सीरियल वाइज करते जाओगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और इसी में ठूस देता हूँ मैं, चलो आगे बताया था क्योंकि इसमें और भी है, ठीक है। अब इसके आगे देखो हम क्या करते हैं। सर आप क्वेश्चन कब कराओगे, आप तो यही कराने लग गए। बेटा क्वेश्चन कराने में बिल्कुल टाइम लगे मेरे को, ये तुम समझ गए ना अच्छे से, तो क्वेश्चन तो ऐसे है जो फटाफट हो गए। मुझे उस टाइम तुमको कुछ नया नहीं समझाना पड़ेगा, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उस टाइम में बताऊंगा मैं तुमको वापस, लेकिन एक बार तुमको मैं चीज़ें रिलेट करना सिखा रहा हूँ कि चीज़ें रिलेट कैसे हो रही है इसमें, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया कि जो सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका एक जीरो होता है, ठीक है। अच्छा अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है इसकी, तो इसके रूट्स या फिर जीरोस भी 2 होने चाहिए, ठीक है।
इसी बला का नाम है अल्फा और बीटा। जो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है ना इनमें, भले वो तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लेके आओ, भले वो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लेके आओ जो तुम्हारे 4th चैप्टर में आएगा, कहीं से भी लेके आओ, मतलब ये जो दो वैल्यूज निकल के आएंगी ना एक्स की, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा क्वेश्चन मार्क, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा का नाम दे रहे हैं। मतलब कि इसकी हमें हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, इसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि सर अल्फा बीटा क्या आ गया मैथ के अंदर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, और जितनी डिग्री उतने रूट्स किसी भी इक्वेशन के। किसी की 3 डिग्री है तो 3 रूट्स, एक्स की मतलब 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसी में एक आगे चीज़ दे रखी है तुमको, सम ऑफ रूट्स या जीरोस। एक और चीज़ दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस। सर ये क्या बोला है बेटा? सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा। भाई जीरोस बोला मैंने, क्या बोला जीरोस को? अल्फा और बीटा बोला, तो सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सिमिलरली मैंने रूट जीरोस को अल्फा और बीटा बोला, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वही मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी का फॉर्मूला तुमको दे रखा है -b/a और c/a। सर ये तो कुछ गजब ही हो गया। अब ये -b/a और c/a क्या है? इसके लिए तुमको छोटी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, उसको अभी कर लो, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से आएगी। ठीक है, नोट डाल के कर लो चाहे उसको, मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, भले ही लिख नहीं रहा है बदतमीज़, लेकिन फिर भी ध्यान देना। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चीज़ होती है, मतलब कि किसी भी चीज़ की फॉर्म क्या होती है? फॉर्मेट नहीं पढ़ा गया इंग्लिश में, लेटर का फॉर्मेट, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट पर्टिकुलर डिजाइंड वे में चलती है, उनमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। उसी हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है वो? ax² + bx + c। सर ये तो अभी आपने लिखा था थोड़ी देर पहले। हाँ जी, वही है ABC का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी ना, इसी फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ पे वेयर A, B and C आर बेसिकली वेरिएबल्स बोल लो, मतलब इनके नंबर्स में वैल्यूज आती है इनकी, कुछ भी नंबर आ जाएंगे इनकी जगह। जैसे मैं अगर तुमको एग्जांपल ये लिख के देनी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x² + 7x + 12। तो यहाँ पे A क्या हो गया? अब सर इसमें तो A तो है ही नहीं। अरे है, ध्यान से देख, मिस्टर इंडिया है ये 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है ना, सेम चीज़ आती है। इसीलिए यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। B का काम कौन कर रहा है? 7 कर रहा है। और C का काम कौन कर रहा है? 12 कर रहा है। C अकेला है, B दुकेला है और A तिकेला है। कैसे? C के साथ में कोई नहीं है, B के साथ में कम से कम एक x तो आया, और A के साथ में भाई दो x आ रखे। ठीक है, तो ये हो गया ना, इकेला बिकेला दुकेला, ये सॉरी इकेला दुकेला तिकेला। ठीक है, ऐसे याद रखनी चीज़ों को। ये 1 हो गया, ये B हो गया, C हो गया। ठीक है, अब सर इसका यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे बेटा ये काम है, देखो इसके जो भी जीरोज आएंगे वो किस फॉर्म से आ सकते हैं? या तो MTS से आ सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आ सकते हैं। ठीक है, ये दो ही तरीके होते हैं एक्स की वैल्यूज निकालने का। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और था, लेकिन भाई धन्य हो सरकार काट दिया वो। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो दो ही है हमारे खाते में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर तुमको निकालना है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम आएगा वो डायरेक्टली तुम इक्वेशन देख के इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब -b/a, तो यहाँ पे b क्या है? सर b तो 7 है, तो b की जगह 7 लिखो। a क्या है? a तो सर 1 है, 1 लिखो। और सर ये -7 के आगे लगा दो, तो इसका आंसर क्या है? -7। नीचे वाले 1 को इग्नोर करो, मिस्टर इंडिया होता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में दिखाई देता है, प्लस माइनस में तो भुगता है। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर क्या है? सर C/a है। C/a का मतलब क्या हुआ? सर C तो 12 है, मतलब 12 है, A क्या है? 1 है, तो सर 12/1 वापस से मिस्टर इंडिया बन गया, ये 12 हो गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत ही बढ़िया कहानी सुना रहा हूँ मैं, सुनो, समझो, सीखो, बुझे। ये होते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुमको एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करा, एक चीज़ और कराया था उसके अंदर। ठीक है, एक इसी का फॉर्म और होता है इक्वेशन बनाने का। देखो
तुमको ये कब पूछेगा वो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सब कब पूछेगा जब तुमको इक्वेशन दे रखी होगी या फिर डायरेक्टली तुमको जीरोस दे दिए होंगे उसने कि अल्फा की वैल्यू ये है भाई, बीटा की वैल्यू ये है, बेटा निकाल इसको, ठीक है। लेकिन अगर तुमको सिर्फ ये क्या करे, ये मान लो तुम सम दे दे, पकड़ा दे इसका और प्रोडक्ट दे दे, मतलब डायरेक्ट तुमको ये वैल्यूज दे, ये वाली, और बोले कि बेटा वो निकालो तुम इक्वेशन क्या थी इसकी, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगी वो और देख लो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बस। अगर ये कॉन्सेप्ट कर डाला तो पॉलिनोमियल झिंगलाला खत्म हो गया पॉलिनोमियल तुम्हारे लिए, ये मान लो हल हुआ है। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हम फिर भी करेंगे, लेकिन ये समझने के बाद सॉरी। देखो भाई, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। क्या बोलता है वो क्वेश्चन? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of a polynomial are मान लो -7 and 46, find the polynomial। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन लिख रहा है देखने में, बस हैंडराइटिंग अच्छी होती मेरी तो और सुंदर लगता, लेकिन इतनी चीज़ पूछ लेगा तुमसे। अब तुम क्या कहोगे, बोला सर आपने बताया था देखो हमको, है ना सर, सम तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है सर माइनस बी अपॉन है। और सर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सर सी अपॉन है। लेकिन सर इसमें तो ए और बी और सी कुछ नहीं दे रखा हमको, हम कैसे करें? ठीक है, तो बेटा इसके लिए तुम्हारी एनसीईआरटी ने तुमको सीधा फॉर्मूला दे रखा है, मतलब एक सीधी एक लास्ट चीज़ और दे रखी है जो तुम्हारे रटने की है। रटने की एज इन उसने क्या कह रखा है कि, सुनने ध्यान से, अच्छा इसका मैं प्रूफ करवा सकता हूँ तुमको। जैसे मान लो इसकी फॉर्म क्या होती है मैं बता देता हूँ तुमको। इफ ओनली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन टू यू एंड इफ यू हैव टू फाइंड दैट पॉलिनोमियल देन यू मस्ट अप्लाई डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आएगा, इक्वल टू 0। यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तुमको ये करना होगा। अब सर अच्छा हाँ ये देख लेना भाई, ये सम ऑफ जीरोस होता है, इसी को इस तरीके से भी लिख रखा है किताब में। तो सर हमको तो कुछ और ही बताया था टीचर ने। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दिया होगा सम ऑफ रूट्स या जीरोस। यार हाइट कम होगी मेरी यार। एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस इक्वल टू 0। ये तुमको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा रखा है एनसीईआरटी ने, मतलब तुमको सारा खाना परोस के दे रखा है, बस तुमको खाना है। मैं तुमको प्रूफ भी करवा सकता हूँ इस चीज़ का कि ये बेटा कैसे आया, ये ही क्यों आया और ये कैसे आया, मतलब ये क्यों यूज़ हो रहा है ऐसे कैसे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, ना बोर्ड में इसका कोई रिकॉग्निशन है कि तुमको प्रूफ आ जाएगा और तुम लिखा होगा तुमको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। तुम्हारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भाई जितनी नीड हो ना उतना ही करो। क्वेश्चन में आंसर उतना ही देना चाहिए जितना क्वेश्चन पूछ रहा हो, ज़्यादा आंसर नहीं देना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो बेसिकली समझा दिया मैंने तुमको, ये एक फॉर्म होती है बेसिकली, ठीक है। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस तुम्हारे अलग से डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ये सीधा सीधा तुम्हारा फॉर्मूला काम आएगा। कब काम आएगा? जब बेटा तुमको क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा नंबर्स में और बोलेगा कि बेटा पॉलिनोमियल निकाल के दे दो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है देख लो। देखो भाई, सर आपने बताया कि फॉर्म ही होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और सर हमको देखो, हमने अगर एक्सट्रैक्ट किया है क्वेश्चन से, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, सर हमको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और सर हमको अल्फा बीटा दे रखा है। सर हमको अल्फा प्लस बीटा -7 दे रखा है और हमको अल्फा बीटा सर 46 दे रखा है। क्या करें?
कुछ मत करो बेटा, इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -7। बेवकूफ़ी मत करना, -7 ब्रैकेट में ही डालना। जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है वहीं लिखनी है। बच्चे माइनस प्लस में गलती कब करते हैं, जब ब्रैकेट को ताप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि हम